वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 15 जुलाई 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले जानकारी है प्रारंभ 2 के बारे में। एज यू नो, प्रारंभ 1 तो लॉन्च हो चुका है और प्रारंभ 2 को भी 12 तारीख को लॉन्च किया गया है। 13, 14 इन 3 दिनों में इसे फ्रीली एक्सेस किया जा सकता था। खैर, वो लेक्चर्स अभी भी अवेलेबल होंगे, यू कैन सी दैट। बाकी आप अभी लेट नहीं हुआ है, ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। 1200 से अधिक घंटों की क्लासेस होंगी, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, सीसैट की क्लासेस होंगी। कुल मिला के पूरा 9 मंथ का कोर्स है। 9 मंथ में पूरी आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। कोई और जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो काबो डेलगाडो के बारे में है। काबो डेलगाडो ये एक जगह का नाम है। यूरोपियन यूनियन ने भी हाल ही में मिलिट्री ट्रेनिंग मिशन अप्रूव कर दिया है काबो डेलगाडो में। यहाँ पर लिखा है ना मोजाम्बिक, तो ये मोजाम्बिक में है। क्यों अप्रूव किया गया है? ताकि वहाँ पर जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट किया जा सके कि वो अपनी सिविलियन पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर सके। कुछ भी हम समझें उसके पहले आप लोकेशन देखिए। ये है अफ्रीका का देश मोजाम्बिक। बड़े मैप में देखिए, ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर मेडागास्कर है इंडियन ओशन रीजन में, और ये जो है ये मोजाम्बिक है। वैसे मेडागास्कर भी अफ्रीका में ही आता है। तो मेडागास्कर के आपको वेस्ट में मिलेगा मोजाम्बिक। मोजाम्बिक का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ये है नॉर्थ और ये है ईस्ट। तो जो ये वाला रीजन है ना, इसी रीजन को कहा जाता है काबो डेलगाडो, ठीक है। काबो डेलगाडो में जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। आईएसआईएस और उनके आतंकी अक्सर वहाँ के लोगों को जान से मारते रहते हैं, गांवों में आग लगा देते हैं, लोगों को कंपेल करते हैं कि वो जो आतंकवादी संगठन है उनको ज्वाइन करें, और अगर वो मना कर देते हैं तो उनका गला काट दिया जाता है। ऐसी कई सारी घटनाएं पास्ट में हुई हैं। वहाँ की जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस हैं, वो खुद को कैपेबल फील नहीं करते कि लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें। इन दैट केस अभी यूरोपियन यूनियन आगे आया है। उन्होंने कहा है हम आपको ट्रेन करेंगे कि आप कैसे अपनी सिविलियन पॉपुलेशन को इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स से बचा सकते हैं। तो मोजाम्बिक का नॉर्थ नदर्न मोस्ट प्रोविंस है, आप देख ही चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा, वो भी आपने देख लिया। तंजानिया इसके नॉर्थ में है, वहाँ से ये बॉर्डर करता है। इस मैप में देखोगे तो ये दिख जाएगा, ये तंजानिया है। तंजानिया से ये रीजन टच करता है। हम पार्टिकुलरली इस रीजन की बात कर रहे हैं। जो रीजन है यहाँ पर जो एथनिक स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो मकोंडा ट्राइब का है, मतलब ये मेजोरिटी में है। इसके अलावा दो लीडिंग एथनिक माइनॉरिटीज भी हैं, दैट इज मकुआ और मोआनी। तो आप इस रीजन का नाम याद रखिएगा, काबो डेलगाडो। कई बार यूपीएससी पूछती है कि कौन सा रीजन कहाँ से बिलोंग करता है, तो याद रहना चाहिए ना। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑनरेरी कॉन्सुल जनरल के बारे में है। हाल ही में वियतनाम ने भारत के राज्यों के साथ अपने कोऑपरेशन को और डीपन करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट NS श्रीनिवास मूर्ति को वियतनाम की ओर से कर्नाटका में ऑनरेरी कॉन्सुल जनरल अपॉइंट कर दिया। ये अपॉइंटमेंट 3 सालों के लिए है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है काउंसिल, जो कि बिलोंग करते हैं काउंसलेट से। मैं आपको बता देता हूँ कि काउंसलेट एक देश के अन्य देशों में होते हैं जो उस देश के नागरिकों की मदद करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हो गया इंडिया और ये हो गया फ्रांस। इंडिया के कई सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रांस में रहते होंगे, वहाँ बिजनेस करते होंगे या फिर पढ़ाई करते होंगे, प्रोफेशंस में इन्वॉल्व होंगे। इंडिया फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखता है, तो इसे मेंटेन करने के लिए इंडिया अपनी ओर से फ्रांस में लगाएगा एक एम्बेसी। एम्बेसी फर्स्ट लाइन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोऑपरेशन को एनहांस करता है। लेकिन एक अकेली एम्बेसी फ्रांस में रहने वाले सभी इंडियंस की जिम्मेदारी नहीं ले पाएगी या उनकी मदद नहीं कर पाएगी। इंडियंस को वीज़ा रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर उनकी कोई कंप्लेन है, वो जुडिशियल या लीगल असिस्टेंस चाहते हैं, इन दैट केस वो एम्बेसी के अलावा एक और बॉडी से कंसल्ट कर सकते हैं। उसे कहा जाता है कॉन्सुलेट। देखिए, कॉन्सुलेट डिप्लोमेटिक फंक्शंस परफॉर्म करता है, इन दैट फॉर्म आप इसे एम्बेसी का एक्सटेंशन कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ये कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। लार्जली आप ये समझ लीजिए कि वो इंडियंस की उस देश में मदद करेगा, ठीक है। कॉन्सुलेट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। एम्बेसी यूजुअली उस देश की कैपिटल सिटी में होती है, जबकि जो कॉन्सुलेट हो सकते हैं वो उसकी इंपॉर्टेंट सिटी में या फिर इकोनॉमिक जो कैपिटल्स हैं वहाँ पर हो सकते हैं। एम्बेसी किसी भी देश में एक ही होती है दूसरे देश की, लेकिन कॉन्सुलेट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपने ये एम्बेसी और कॉन्सुलेट में अंतर समझा। अब देखिए, यहाँ पर जो कॉन्सुलेट होते हैं उसमें प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स होते हैं जो उस देश की ओर से काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो ऑनरेरी कॉन्सुल जनरल होते हैं ये कोई प्रोफेशनल डिप्लोमेट नहीं होते। जैसा कि हमने देखा, ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ये डिप्लोमेटिक फंक्शंस थोड़े बहुत परफॉर्म कर सकते हैं उस देश के लिए, बट लार्जली ये इकोनॉमिक या कल्चरल रिलेशन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जो कॉन्सुलेट में काउंसल्स होते हैं वो प्रोफेशनल डिप्लोमेट होते हैं, जबकि जो ऑनरेरी काउंसिल होते हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्हें महज ये एक दर्जा दे दिया जाता है ताकि वो दो देशों के बीच में रिलेशंस को और बेटर कर सकें। ये पार्ट टाइम जॉब पर
पार्ट टाइम बेसिस पे ये काम करते हैं, लाइक पार्ट टाइम जॉब, जिसके लिए वो कोई रेनोमरेशन नहीं लेते, वो अपना जो काम कर रहे हैं लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो ये अपना काम करते रहेंगे। फर्दर ये कोशिश करेंगे कि इंडिया और वियतनाम के संबंध अच्छे हो, स्पेसिफिकली इन कर्नाटका। तो ये आपने समझा। वियतनाम की लोकेशन देखिए यहाँ पर है, ये थाईलैंड है, ये है लाओस और पड़ोसी देश है वियतनाम। तो ये कोई प्रोफेशनल डिप्लोमेट नहीं होते, यूजुअली ये जो होस्ट कंट्री होती है उसी के सिटीजन होते हैं। लाइक ये इंडियन ही है जब हम बात कर रहे हैं मूर्ति जी की, ठीक है, तो ये उसी देश के किसी व्यक्ति को ऑनरेरी काउंसिल बना देते हैं। डेजिग्नेशन ये दिया जाता है कि सिटीजन्स के अफेयर्स जो भी वियतनाम के हैं उनको यहाँ पर देखें। फर्दर ये जो कॉन्सुलेट के ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ लगातार कांटेक्ट में बने रहते हैं और उनके साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं। दुनिया में लगभग 30,000 से ज़्यादा ऑनरेरी काउंसल्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने समझ ली ऑनरेरी काउंसिल के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को ऑनरेरी काउंसिल जनरल बनना है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जो अप्रूवल है वो बहुत ज़रूरी होता है फॉर्मल अपॉइंटमेंट के पहले। जो ऑनरेरी काउंसिल होते हैं वो पासपोर्ट एप्लीकेशन हैंडल नहीं कर सकते, वीज़ा या रेसिडेंस परमिट, ये सब मामले वो नहीं देख सकते, क्योंकि वो तो जो उनका काउंसिल है वही देखेगा। आपको केवल एक ऑनरेरी टाइटल दिया गया है, आप उस देश के काउंसिल थोड़ी बन गए हैं, ठीक है। ये अटॉर्नी की तरह वर्क नहीं कर सकते, यानी कि उस देश के लोगों के लिए जुडिशियल या लीगल एडवाइजर की तरह वर्क नहीं कर सकते। तो केवल एक टाइटल है और जो मेजर फंक्शन है यू गॉट टू नो कि वो उनका ये है कि वो इकोनॉमिक और कल्चरल रिलेशंस मेंटेन करें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भीम यूपीआई के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि भूटान दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो इंडिया के यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल करेगा अपने क्विक रिस्पांस कोड के तौर पे, क्यूआर कोड के तौर पे। ये आपको याद जरूर रखना है। सिंपली पूछा जा सकता है कि कौन सा देश है जो अब यूपीआई, भीम यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है। भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम, ये इंडिया का डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है जो यूपीआई के तहत काम करता है। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मल्टीपल बैंक अकाउंट्स आप इसमें अटैच कर सकते हैं सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में, और आप उन्हें यूज भी कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। इस ऐप को डेवलप किया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। दिसंबर 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। ये रियल टाइम फंड ट्रांसफर में कैपेबल है, आपने पैसा इधर से ट्रांसफर किया उधर पहुंच जाएगा। जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई होता है, ये रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। इट इज अ काइंड ऑफ सिस्टम जिसके माध्यम से आप तुरंत अपने पैसे दूसरी जगह पे भेज सकते हैं, जो मनी के ट्रांसफर को रियल टाइम बेसिस पे अलाउ करता है। और फर्दर जो व्यक्ति पैसे को ट्रांसफर कर रहा है उसकी डिटेल्स सामने वाले तक शो नहीं होती, ठीक है। एनपीसीआई की बात करें तो ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया में रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम में ये वर्क करता है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट 1956 का जो है उसी के तहत इसे बनाया गया है। और अभी जो सेक्शन 8 है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसके तहत इसे तैयार कर दिया गया है। ये आरबीआई का एक इनिशिएटिव है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के प्रावधानों के तहत ये काम करता है। देखिए, इस संबंध में एक प्रश्न पूछा गया था 2018 के प्रीलिम्स में। निम्नलिखित में से कौन है जो सभी एटीएम्स को लिंक कर सकता है? इंडियन बैंक एसोसिएशन, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या आरबीआई? जवाब आपको पता है सी, एनपीसीआई, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो सब ऑर्बिटल फ्लाइट के बारे में है। हाल ही में 6 लोगों का एक क्रू वर्जिन गैलेक्टिक, ये जो कंपनी है, इसके वीएसएस यूनिटी स्पेसशिप के माध्यम से एक छोटी सी ट्रिप पर गया स्पेस में। ये जो ट्रिप थी इसे ट्रिप ऑफ द एज ऑफ स्पेस बोल सकते हैं। मतलब ये अंतरिक्ष के बिल्कुल किनारे पे गए और वापस आ गए। इस प्रकार की फ्लाइट को, इस प्रकार की उड़ान को आप सब ऑर्बिटल फ्लाइट भी कह सकते हैं। कई बार आपस में झगड़ा करते वक्त लोग डायलॉग्स फेंकते हैं और ये कहते हैं कि हम तुमको उठाकर फेंक देंगे, तुम बहुत दूर जाके गिरोगे। फिर वो कहते हैं कि हम तुमको उठा के फेंकेंगे तो तुम अंतरिक्ष में पहुंच जाओगे। तो ये बिल्कुल वैसा ही था कि उठाकर फेंक दिया इस स्पेस फ्लाइट को, ये अंतरिक्ष में गया और वापस गिर गया। इट वॉज अ काइंड ऑफ फ्लाइट। तो आप समझ गए होंगे, ये बिल्कुल वैसा ही है कि मैं आपको एक स्पेसशिप में बिठाऊं और उठा के फेंक दूं, आप अंतरिक्ष में जाएं और वापस गिर जाएं। यही होना है इसमें। देखिए, होता क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट धरती से अंतरिक्ष में जाता है, अंतरिक्ष क्या है ये सबसे बड़ा सवाल है कि अंतरिक्ष या स्पेस हम कहेंगे किसे। देखिए, वैसे तो कोई फॉर्मल डिवीजन नहीं है, लेकिन एक कर्मन लाइन है जिसे एज ऑफ स्पेस कहा जाता है। कर्मन लाइन को ही नॉर्मली स्पेस की बाउंड्री एक्सेप्ट करता है FAI, यानी कि फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल आई। ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। मतलब आप 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले गए अर्थ से तो आप स्पेस में पहुंच गए।
हालांकि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन इस डेफिनेशन को यूज नहीं करते और ऐसा कोई लॉ नहीं है जो ये बताए कि अंतरिक्ष यानी कि स्पेस कहां से शुरू होता है। खैर, ईज के लिए 100 किलोमीटर के ऊपर के स्पेस को हम अंतरिक्ष यानी कि स्पेस मान लेते हैं। कर्मन लाइन के ऊपर जो भी है हम उसे स्पेस मान लेते हैं। तो वहां तक अगर आप जाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वहां पर जाता है तो पहले तो आप वर्टिकली जाएंगे, ठीक है, ऐसे जाएंगे। लेकिन कर्मन लाइन को क्रॉस करने के बाद जब आप हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करते हैं, अगर आप हॉरिजॉन्टल ट्रेवल 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड या फिर उससे अधिक करते हैं तो आप धरती के चारों ओर चक्कर लगाने लगेंगे। मतलब आप ऑर्बिट करने लगेंगे, क्योंकि धरती आपको अपनी ओर खींचेगी। लेकिन ये जो स्पीड है ना 28,000 किलोमीटर पर आवर, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को न्यूट्रलाइज कर देगा। कई बार हम आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि वहां पे जहां सैटेलाइट घूम रहे हैं वहां अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता। ऐसा नहीं है, वहां लगता है। नहीं लगेगा तब तो अंतरिक्ष में चला जाएगा ना, लगता है वहां पे। लेकिन जो उसकी स्पीड होती है ना 28,000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा, वो उसे न्यूट्रलाइज कर देती है और इसीलिए वो धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन अगर जब आप अंतरिक्ष में जाने के बाद हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करते हैं, इसकी स्पीड अगर 28,000 किलोमीटर पर आवर से कम है तो वापस से आप अर्थ के ग्रेविटेशन में आ जाएंगे और गिर जाएंगे। बिल्कुल यही हुआ है। ये लोग जब फ्लाइट पे गए हैं तो ये जब वहां पर जाते हैं तो इनकी स्पीड हॉरिजॉन्टल ट्रेवल में 28,000 किलोमीटर पर आवर से कम होती है और ये वापस अर्थ में आ जाते हैं। तो थोड़े समय के लिए ये अंतरिक्ष में होंगे। जब वो वहां पर होंगे, दे कैन फील, यहां पर देखिए मैं बताता हूं, दे कैन फील वेटलेसनेस कुछ मिनट्स के लिए। तो मजा आएगा, अंतरिक्ष से अर्थ को देख सकते हैं, इसी उद्देश्य से गए भी हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट सब ऑर्बिटल फ्लाइट। तो आप इसे सब ऑर्बिटल फ्लाइट बोल सकते हैं बिकॉज वो अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट नहीं करेंगे, बस एज ऑफ द स्पेस को छू के चले आएंगे, अंतरिक्ष का आनंद लेके चले आएंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेंट क्वीन केटेवन के बारे में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी जानकारी दी है कि जो क्वीन केटेवन के रिलिक्स हैं उन्हें 2005 में हमें गोवा में हमने उन्हें कलेक्ट किया था, उन्हें इंडिया में डिस्प्ले किया जाएगा। क्वीन केटेवन जो हैं वो जॉर्जिया से बिलोंग करती हैं, तो वो वहां पर भी डिस्प्ले किया जाएगा। 10 जुलाई को जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे एस जयशंकर जी, वो जॉर्जिया जाते हैं और वो जो सेंट क्वीन केटेवन हैं उनके रिलिक्स को, उनका एक हिस्सा एग्जैक्टली गिफ्ट कर देते हैं जॉर्जिया को। जॉर्जिया के लोग इससे डेफिनेटली काफी खुश हुए। एक्चुअली में वो रशिया के विजिट पे गए थे, तो लौटते वक्त उन्होंने एक विजिट जॉर्जिया की भी करी ली। आप जॉर्जिया की लोकेशन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है पूरी दुनिया, और पूरी दुनिया में यहां पर आपको मिलेगा जॉर्जिया। बड़ी लोकेशन देखिए, ये है यूरोप, यहां पर है टर्की, ये है ब्लैक सी और ये है कैस्पियन सी। तो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बिल्कुल बीच में आपको मिलेगा जॉर्जिया। इसके नदर्न बाउंड्री जो है वो रशिया से टच करती है। देखिए, रशिया और जॉर्जिया की टेंशन चलती है, रशिया की और हमारी और पाकिस्तान की टेंशन चलती है। तो जब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर अभी विजिट पे आए थे इंडिया के, तो वो पाकिस्तान होके गए थे। हमें बुरा लगा था, हमें अच्छा नहीं लगा था। तो जब हमारे भी फॉरेन मिनिस्टर गए तो हमने कहा कि चलो हम भी वही करते हैं जो आपने किया था, तो हम भी जॉर्जिया होकर आए। हम ना केवल जॉर्जिया गए, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो, बल्कि हमने जॉर्जिया के लोगों को सेंट क्वीन केटेवन के जो रेलिक्स थे, रेलिक्स में देखिए उनके बॉडी के जो अवशेष होते हैं वो भी आ जाते हैं, उनके कुछ बिलोंगिंग्स भी आ सकती हैं, वो सब हमने उनको गिफ्ट किया। सारा नहीं, कुछ हमारे पास भी है जो हम डिस्प्ले करेंगे। सेंट क्वीन केटेवन जो हैं वो मार्टायर थी, शहीद थी। इन्हें जो काखेती है, काखेती वॉज द किंगडम जो कि ईस्टर्न जॉर्जिया में हुआ करता था 17वीं सेंचुरी में, वहां की रानी थी। इन्हें जो इस्लामिक रूलर्स थे उन्होंने कैद कर लिया था। वो चाहते थे कि ये इस्लाम कबूल कर लें, इन्हें काफी प्रताड़ित किया गया, बट ये इस्लाम कबूल नहीं करती हैं और बाद में इन्हें जान से मार दिया गया। तो जो ऑगस्टीनियन मॉन्क्स थे, ऑगस्टीनियन मॉन्क्स वो मॉन्क्स होते हैं जो सेंट ऑगस्टीन की प्रीचिंग्स को फॉलो करते हैं, वो इनके रिलिक्स को लेकर गोवा आ गए थे। तो वहां पर ये काफी लंबे समय से रहे होंगे, फिर हमारे एएसआई को ये रिलिक्स मिल गए। ठीक है, तो रिलिक्स जो हैं वो एएसआई को मिले थे जो चर्च ऑफ सेंट ऑगस्टीन है वहीं पर। उसके बाद से ये इंडियन गवर्नमेंट के पास थे और इसका कुछ हिस्सा अभी हमने जॉर्जिया को गिफ्ट किया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बेयरशीट 2 के बारे में है। स्पेस आईएल एक नॉन प्रॉफिट इजरायली इनिशिएटिव है जो अभी $70 मिलियन इकट्ठा कर चुका है अपने बेयरशीट 2 प्रोजेक्ट के लिए, जिसके तहत ये चांद पर एक बार फिर से लैंडिंग करने वाले हैं। बेयरशीट 2 है ना, तो 1 भी रहा होगा। हाँ, 1 के तहत इन्होंने एक लैंडिंग की कोशिश की थी चांद पर 2019 में, लेकिन वो फेल हो गया था और इनका जो स्पेसक्राफ्ट है वो क्रैश कर गया था मून पर। अब एक बार ये फिर से प्रयास कर रहे हैं। बेयरशीट 1 का मतलब था जेनेसिस स्पेसक्राफ्ट, उसे भी स्पेस आयल ने ही बनाया था। 2009 में वो क्रैश कर गया मून पे। अब वो चाहते हैं कि वो दोबारा से ये प्रयास करें। तो बेयरशीट 2 जो है वो 2024 में अगेन लैंडिंग की कोशिश करेगा मून पर। इनका प्लान ये है कि एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, ये डबल लैंडिंग करवाएंगे। डबल लैंडिंग का मतलब है 2 लैंडर भेज रहे हैं एक साथ, दोनों का वेट लगभग 60 केजी के आसपास होगा बिना फ्यूल के। ऑब्जेक्टिव यही है कि
डेटा वगैरह कलेक्ट करेंगे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए मून पर। ये पूरा स्पेसक्राफ्ट है, इसमें एक तो होगा ऑर्बिटर जिसे नाम दिया गया है मदरशिप, ये तो चारों ओर चक्कर लगाएगा चांद के, और 2 लैंडर होंगे। सिग्निफिकेंस ये है कि चाइना के बाद ये दूसरा ऐसा देश बन जाएगा, इजराइल, हालांकि ये कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं है, प्राइवेट एंटिटी है, लेकिन इजराइल देश से बिलोंग करती है, तो वो दूसरे ऐसे देश बन जाएंगे जो मून के फार साइड में लैंड करेंगे, अगर कर पाते हैं तो। जो इजराइल है वो चौथा देश बन जाएगा जो स्पेसक्राफ्ट लैंड करवा देगा चांद पर, सोवियत यूनियन, यूएस और चाइना के बाद, अगर बेयरशीट 2 सक्सेसफुल होता है तो। ठीक है, यहां पर कुछ स्टेटमेंट है, आप ट्रू एंड फॉल्स बताइए। काबो डेलगाडो पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है, ऑनरेरी कॉन्सुल जनरल, ये अटॉर्नी की तरह सर्व कर सकते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। एनपीसीआई अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट इंडिया में देखता है। सब ऑर्बिटल फ्लाइट, इसे इसलिए सब ऑर्बिटल कहते हैं बिकॉज आप जब ऑर्बिट में पहुंचते हैं तो इतना तेज नहीं उड़ते हैं कि आप ऑर्बिट कर सके, चारों ओर चक्कर लगा सकें। बेयरशीट 2 नासा का मिशन है, ये वीनस के कंपोजिशन को समझेगा। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत। सेशन की पीडीएफ कहां मिलेगी बताइए। टेलीग्राम चैनल पे आप जानते हैं, होपफुली आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ओनली एज नथिंग एल्स सर्च करना है टेलीग्राम में, 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल दिख जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं मिलते हैं और कोई तरीका नहीं है उन्हें अवेल करने का। आज के सेशन में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।